Okay, so Yes, ma'am. yeah. Okay, so let's start with chapter 4, transfer pricing. Now मैम what? Yes, tell me, tell me. मैम मैम इंटरनल्स में कौन सा चैप्टर आएगा? मैंने आपको इंटरनल्स के लिए बताया नहीं? Okay, so note down chapter 1, introduction of SCM. Okay, chapter 2, emerging concepts of costing, both theory chapters. प्लस जो हमने वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला किया ना लास्ट लेक्चर में, वो वाला। मतलब टोटल अभी तक हम जितने 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, ऑल दोज 3 चैप्टर्स। इज दैट ओके? ओके मैम। या ओके। मैम सम्स भी आया था। हाँ, सम्स मतलब अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सम्स तो मैं नहीं पूछ सकती हूँ, लेकिन कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालते हैं उसकी फॉर्मूला पूछ सकती हूँ। सो यू शुड नो अबाउट द फॉर्मूला। एंड मतलब कॉस्ट से कॉस्ट ड्राइवर को डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके आपको CDR मिलता है। ओके, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द फॉर्मूलाज, बट नो, आई विल नॉट बी एबल टू आस्क प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इज दैट ओके? ओके मैम। Yes, ma'am. Yeah. So first chapter, introduction of SCM. Second, emerging concepts of costing. And third, activity based costing. These 3 chapters will come in your internals for first internals for 20 marks. Okay, so let us quickly begin with this chapter 4, that is transfer pricing. It is also very simple chapter, just as you did your activity based costing. It was small and simple. Similarly, we have another chapter, transfer pricing. It is very small chapter and very simple chapter. First of all, you need to understand what is transfer pricing. Now, suppose a product is maintained by 2 different departments, two different profit centers. Okay, so one product is jointly made by, or jointly two more profit centers, two or more profit centers, if they are jointly responsible for product development या फिर उसकी मार्केटिंग करना या कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, अगर 2 प्रॉफिट सेंटर्स एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो जो रेवेन्यू जनरेट होती है ना उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद, आफ्टर सेलिंग इट इनटू द मार्केट, द रेवेन्यू जनरेट्स, इनकम जनरेट्स। तो जो इनकम जनरेट होती है ना, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है ना? तो ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग मीन्स आपको प्रोडक्ट की प्रॉपर रेवेन्यू निकालनी है, मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू अमंग द रिलेटेड प्रॉफिट सेंटर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, मीनिंग में आप पढ़ो। If 2 or more profit centers are jointly responsible for products development, products manufacturing, marketing, so each of them would share the revenue generated when the final product is sold in the market. Okay, that's what I told you. So transfer price means what? Transfer price means when it is a mechanism, it is a process, it is a system for distribution of the revenue among these related centers. अब अगर 2 सेंटर्स एक साथ मिलकर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, मार्केट करते हैं, तो उन दोनों सेंटर्स को रेवेन्यू मिलना चाहिए ना, शेयर करके। तो जब जब एक रेवेन्यू दूसरे, सॉरी, एक सेंटर या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, कि उसमें उसकी मार्केटिंग करे, उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, आधी बना हुआ प्रोडक्ट है तो उसको पूरा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा वो। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, आपने सॉफ्टवेयर तो बना लिया लेकिन उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, सो यू हैव टू गिव इट टू द अनदर डिपार्टमेंट, मे बी अनदर सेंटर। ठीक है, वो कोई और डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो these 2 centers will simultaneously do their work, no? They will together do their work. So one is software making department and another one is software installing department. तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जब तक नहीं करेंगे तब तो चलेगा नहीं। अच्छा, सॉफ्टवेयर बनेगा ही नहीं तो इंस्टॉल कैसे होगा? सो बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स में रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए ना। फिर तो जो भी आपने ये सॉफ्टवेयर बेचा, वो तो फिर दोनों मतलब डिपार्टमेंट में शेयर होनी चाहिए इनकम। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। ओके,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइस इंक्लूड्स प्रॉफिट, ऑफ कोर्स, मतलब ये प्रॉफिट के साथ इंक्लूड करके दिया जाता है। सपोज अब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मैंने सेकंड डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर भेजा जब भी उसको, तो उसको मैंने प्रॉफिट मार्जिन लगा कर भेजूंगी मैं, तब तो देखो मेरा प्रॉफिट, मेरा जनरेट कैसे होगा प्रॉफिट मेरे डिपार्टमेंट के लिए। until and unless I charge profit, how will I generate revenue? How will I earn my income? To earn income, it should include profit. तो of course transfer price में क्या include होता है? Profit. Different from cost allocation. अब मैं सिर्फ cost allocate नहीं कर रही हूँ. It is a system. आप ऐसे नहीं बोल सकते हम कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, कॉस्ट को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। आपके खर्चे आपके डिपार्टमेंट के, मेरे डिपार्टमेंट के खर्चे मेरे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब फाइनल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वो बेचने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है ना, वो हम सब मिल बांट के लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस, पहले ही मैं आपसे प्रॉफिट चार्ज कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने आपसे समझो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो 10 रुपए का था और मैंने आपको 12 रुपए में बेचा, तो अब आप क्या करोगे, 12 रुपए के प्रोडक्ट, आपके लिए तो वो कॉस्ट हो गई ना, मेरे लिए सेलिंग प्राइस है लेकिन आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है। मेरे लिए उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है लेकिन आपके लिए वो खर्चा है। सो व्हाट यू विल डू, 12 रुपीज का खर्चा जो आपने किया प्रोडक्ट को खरीदने में, उसमें फिनिशिंग करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, प्रोसेसिंग करोगे उस प्रोडक्ट की, अब उसको मार्केट में बेचोगे, तो बेचने से पहले आप भी तो प्रॉफिट चार्ज करोगे। तो आपके लिए तो 12 रुपीज का प्रोडक्ट बन गया ना अभी, तो 12 पे प्रॉफिट लगाया जाएगा, ना कि 10 पे। 10 पे तो मैंने आपसे चार्ज किया था, 10 पे 2 रुपीज का प्रॉफिट मैंने आपसे चार्ज किया, इट बिकम्स 12। अब 12 का प्रोडक्ट आप मुझसे ले रहे हो, उस पर 2 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे और उसके बाद 14 रुपीज में बेचोगे। सो दिस इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। मतलब अगर एक से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही ना, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर रहे हैं, आप मेरा खर्चा उठा लो, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, या कॉस्ट को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, नहीं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट एलोकेशन। ओके, डिसीजन मेकिंग टूल में बहुत हेल्पफुल होता है ये, क्यों, क्योंकि इसका इसका बिहेवियरल, ये इसको बिहेवियरल टूल बोलते हैं, विच हेल्प्स मैनेजर टू टेक दिस राइट डिसीजंस। राइट डिसीजंस क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता होगी, तो प्राइस कहाँ से, प्राइस ही नहीं पता होगी तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगी तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग ऐड करनी की, अगर मैं आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, सो मेरे भी तो कुछ खर्चे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो चुके हैं, अब मैं आपको ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ गुड्स को, तो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, सो ये सारे खर्चे ऐड करने के बाद आई विल कम टू अ कंक्लूजन व्हाट शुड बी माय प्राइस। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर मीन्स प्रोडक्ट सीधा कस्टमर के पास नहीं जा रहे, ठीक है, वन सेंटर टू अनदर सेंटर, एंड अनदर सेंटर टू मे बी थर्ड सेंटर, एंड आफ्टर थर्ड सेंटर मे बी टू अ कस्टमर, ठीक है। Next is performance management. Transfer price is a mechanism to adopt to induce responsibilities in terms of measurement of profits. मतलब आप चेक करते हो परफॉर्मेंस कैसे हुआ आपकी कंपनी का। अब कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना हो तो प्रॉफिट ही तो चेक करोगे, और क्या चेक करोगे। किसी कंपनी का आपको परफॉर्मेंस मेजर करना हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक टूल हो, ये एक टूल है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए आपको पता लगेगा कि आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो किसी भी कंपनी को परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी का चेक करना हो, सो हाउ विल यू चेक, व्हाट इज द टूल अवेलेबल फॉर इट, द टूल इज ट्रांसफर प्राइसिंग। हाउ, because it will fetch you the profits, it will make you understand what are the profits earned by the company. So with the help of the profits that are earned by the company and its measurement, you will be able to understand whether company is performing in a better way, or if it is loss, then you will be able to understand that company is not performing as the way it should be performing in the market. कंपटीशन के हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही चाहिए, अगर नहीं कर पा रही है कंपनी तो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपको खुद ही बता देगा कि आपकी कंपनी लॉसेस में जा रही है, प्रॉफिट में। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर प्राइसिंग के।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलता है आपको, जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन, दैट इज कंपनी के कॉस्ट, कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। रेलिवेंट मतलब जुड़ा हुआ, जो मिलता जुलता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती आपको इसमें। वही कॉस्ट कितनी हुई कंपनी की, टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। फाइनेंशियल गेन्स कितने हुए, मतलब प्रॉफिट्स कितना हुआ। ओके, एक एक यूनिट का, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स इन्वॉल्व है ना एक प्रोडक्ट के पीछे, तो एक एक यूनिट का प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो तीन एक ही प्रोडक्ट के ऊपर तीन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो तीनों का प्रॉफिट देखना पड़ेगा ना। सो यू नीड टू सी द प्रॉफिट, यू नीड टू चेक द फाइनेंशियल गेन्स, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजर, मतलब ऑफ कोर्स अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, सॉरी। सो ऑब्जेक्टिव्स में ये भी तो पॉइंट आएगी कि इट हेल्प्स टू मेजर अवर परफॉर्मेंस। एक एक यूनिट का, एक एक एसबीयू मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एक एक यूनिट के बारे में आपको पता चलता है कि कितना उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट है इकोनॉमिकली, मतलब प्रॉफिट्स में। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमेशा कंपनी का प्रॉफिट्स में चेक किया जाता है, ठीक है। ईज इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो जाती है, मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड्स में संभाल के रखना भी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन किया है ना सारा रिकॉर्ड। ट्रांसफर प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट ए बी सी, सो ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को किया, सी ने कस्टमर को किया। सो फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट की आप देखोगे, कॉस्ट प्रोडक्ट बना कितने में, फिर ट्रांसफर हुआ दूसरे डिपार्टमेंट के पास, फिर ट्रांसफर हुआ तीसरे डिपार्टमेंट के पास, और फाइनली प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाती है। आप देखो कस्टमर के पास वो 20 रुपए का प्रोडक्ट कैसे वो 100 रुपए तक पहुंच जाता है। सो इट्स बिकॉज बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, ठीक है। एसबीयू का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अभी देखो नेक्स्ट है वो हमारा बिजनेस यूनिट और स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ये वही यूनिट्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग डिग्रीज में काम करते हैं। मतलब अगर समझो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यूनिट क्या है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वो क्या देखेगा, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसी हो। फिर वो बताएगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कि आपको ये प्रोडक्ट डेवलप करते हुए ऐसे ऐसे मटेरियल यूज़ करना है, ये चीज़ें यूज़ करनी है और ये चीज़ें चेंज करनी है, ऐसी ऐसी क्वालिटी में प्रोडक्ट को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। अब जो मैन्युफैक्चर हो गया, अब तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा ना, वो उसी की एडवर्टाइजमेंट चलेगी ना। सो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ता है ना कंपनी को, फ्री में थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट होती है। सो ऑल द डिपार्टमेंट्स विल इनकर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्स, ठीक है। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस मेजरमेंट चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द डिपार्टमेंट सेंटर्स, एंड देन ट्रांसफर प्राइसिंग उसमें ऐड की जाती है कॉस्ट में। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फाइनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? चलो अभी ये सब ओके, मैं ना 5 मिनट में ये बता देती हूँ आपको ये क्या दिया हुआ है, बहुत इजी है। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स, ये देखो सबसे पहला मेथड होता है मार्केट प्राइस, ये दिख रहा है आपको, मेरे कर्सर को देखो। ट्रांसफर प्राइसिंग के ना मेथड्स होते हैं कुछ। पहला मेथड होता है मार्केट प्राइस मेथड, मतलब इसका मतलब क्या है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या, मतलब जब आप सामने वाले सेंटर को ट्रांसफर करोगे अपना प्रोडक्ट, तो कौन सी प्राइस पे ट्रांसफर करोगे, मार्केट प्राइस, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी ना, उसके बेसिस में हम आपसे प्रॉफिट चार्ज करेंगे, इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। आया समझ में? फॉलो, आर यू फॉलोइंग मी? कम ऑन टेल मी क्विकली, समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। या नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव। अब देखो मार्केट प्राइस के बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है, इतना सब आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, मतलब आपने गोल, आपने अपना बेस क्या ले लिया, मार्केट प्राइस।
सेकेंड आपका होता है कॉम्पिटिटिव प्राइस। कॉम्पिटिटिव मतलब मार्केट में कॉम्पिटिशन के हिसाब से कितना प्राइस होना चाहिए। कॉम्पिटिशन, ये देखो सेकंड की, ये सेकंड के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। कॉम्पिटिटिव प्राइस एज अ ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कॉम्पिटिशन कितना है, जितने ज्यादा बायर्स उतनी कंपटीशन। मतलब बायर, जितने ज्यादा बायर्स होंगे तो उतना मेरे को बेचना पड़ेगा ना प्रोडक्ट। बायर्स ज्यादा है तो मैं अगर कॉम्पीट करना चाहती हूँ तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने हैं तो अपनी प्राइस को थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट मेनी कस्टमर्स, मेजॉरिटी कस्टमर्स कैन बाय माय प्रोडक्ट। और दूसरा होता है जितने ज्यादा सेलर्स उतनी ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। दोनों दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर जितने ज्यादा होंगे उतना मुझे अपने प्राइस को स्कीम्स में, डिस्काउंट्स में डालना पड़ेगा सो दैट जो कस्टमर्स हैं वो मुझे छोड़ के कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए। सो इसे कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइजेस, ठीक है। थर्ड, ये देखो थर्ड यहाँ पर कॉस्ट बेस्ड प्राइस। कॉस्ट बेस्ड का मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ प्रोडक्ट को बनाने का और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चे लगे वो खर्चे ऐड करके, मतलब इन शॉर्ट मैंने प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा किया उसके हिसाब से मैं देखूंगी कि मुझे प्रॉफिट कितना लगाना है। प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा 10 रुपए का हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 12 रुपए। प्रॉफिट के कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट हुआ 20 रुपए तो 2 रुपए ऐड करके 22 रुपए हो जाएगा प्रोडक्ट। सो दैट वे प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम बेस लेते हैं एंड वी ट्राई टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब है ना, मुझे प्रॉफिट शेयर ही करना पड़ेगा। सामने वाले डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को वो लेवल पर लेकर आते हैं सो दैट मेरा जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना उसमें से मुझे भी अच्छा खासा बचे और 50% मैं दे भी दूं सामने वाले को, सामने सेंटर को, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब हम पहले प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इज म्यूचुअली डिसाइडेड, उसके बेसिस पे ट्रांसफर प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। मतलब पहले ही एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि इतना प्रॉफिट तो डिवाइड करना ही है दो पार्टीज के बीच में, दो एसबीयूज के बीच में। एसबीयू मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। दो अलग अलग यूनिट्स अगर शेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, डेवलप करने में, मार्केटिंग करने में, तो उन दोनों का हिस्सा बैठता है ना प्रॉफिट शेयरिंग में। तो वो जो आपने इंफॉर्मेशन निकाली है जो प्रॉफिट शेयरिंग की, उस हिसाब से आप ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्ट करते हो। एंड लास्ट मेथड इज टू सेट्स ऑफ प्राइजेस। टू सेट्स, अभी नाम ही बता रहा है टू सेट्स, मतलब इसमें दो सेट्स होंगे। तो पहला कौन सा सेट होगा, देयर आर टू टाइप्स। देखो पहला कौन सा सेट होगा, दोज रिसीविंग यूनिट मस्ट एक्सेप्ट, मतलब however the amount of service is least partially controllable by the unit। मतलब कुछ ऐसा प्राइस जो जो सारे यूनिट्स के बीच में एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ ये प्राइस बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तो वो, दूसरा टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट द यूनिट हैज अ डिस्क्रिशन ऑफ यूजिंग और नॉट यूजिंग। मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, देखो हमने काम तो इक्वली डिवाइड किया था बट पता चला ये डिपार्टमेंट है ना ये सर्विस हैंडल नहीं कर पा रहे तो वो भी मैंने ले लिया, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ सर्विसेज मैं दे पा रही हूँ, कुछ नहीं दे पा रही हूँ, तो जो नहीं दे पा रही हूँ आई विल हैव टू गिव इट टू अनदर डिपार्टमेंट। सो अनदर डिपार्टमेंट इज टेकिंग मच लोड, much burden, much more burden than what I am taking, तो उसका शेयर ज्यादा बैठेगा ना, क्योंकि मैंने काम कितना किया सिर्फ 20% और सामने वाले सेंटर ने काम किया 40%, तो उसका शेयर ज्यादा बैठेगा ना एज कंपेयर टू माइन। सो दिस इज नोन एज टू सेट्स ऑफ प्राइस मेथड्स। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ये ना आपके 5 मेथड्स थे। हाँ, मैं एक बार लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिवीजन। सिर्फ 5 मेथड्स के नाम। ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स कौन से होते हैं, पहला मार्केट प्राइस, नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, थर्ड इज कॉस्ट बेस्ड प्राइस, नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग, रेशियो के हिसाब से आप जो प्राइस डिसाइड करते हो, और लास्ट होता है आपका टू सेट्स ऑफ प्राइजेस। मतलब इसमें दो सेट्स डिवाइड होते हैं, दो सेट्स बनाए जाते हैं, जो सूटेबल होता है वो पिकअप किया जाता है। ओके, नाउ Yes, ma'am. या
अब है ना आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो थोड़ा और स्क्रीन को थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज हो जाए जैसे आपको। हाँ, स्क्रीन ठीक से विजिबल है सबको, क्लियरली विजिबल है? यस 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 मैम। ओके ओके, सी नाउ जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ऐसे आएंगे। देखो अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं। डिविजन्स का मतलब होता है डिपार्टमेंट। रेनबो कंपनी लिमिटेड हैज 3 divisions P, Q and R. Their capabilities and other details are given below. मतलब capability मतलब कितना कैपेसिटी में आप यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी है आपके फैक्ट्री में, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ टाइम आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सो उसको बोलते हैं कैपेसिटीज। कैपेसिटी भी दिया हुआ और डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब बाकी के खर्चे खर्चे कुछ जो टारगेट है उनका और जो एसेट्स हैं जो लाइबिलिटीज हैं ऐसे करके कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। So let us have a look on all the items that are given in the table. First is capacity in number of units. मतलब P कितने number of units बना रहा है 3000. Q कितने units बना रहा है 2000 and 2000 R is 1000. मतलब capacity बताइए उन्होंने। Capacity of number of units by P is 3, by Q is 2 and by R is 1000. Okay. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीस मतलब खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, प्रोड्यूस करने का खर्चा। गुड्स को मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो उसके पीछे भी तो मैं खर्चा कर रही हूँ ना। ओके लेट्स सी हाउ मेनी एक्सपेंसेस आर गिवन। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा ये तो 1 यूनिट का दिया हुआ है, तो फिर मैं अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करूँ उसको, कोई बताएगा मुझे? कैपेसिटी नंबर ऑफ यूनिट वेरी से गुड मल्टीप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड। सी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। 1 यूनिट बनाने का खर्चा मटेरियल का 5 रुपए, 1 यूनिट पे 5 रुपीज। तो मैं सच में थोड़ी 1 यूनिट बना रही हूँ। चलो पकड़ लो मोबाइल फोन्स बनाती हूँ मैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती हूँ मोबाइल फोन्स, तो मैं वाकई में 1 मोबाइल फोन थोड़ी बना रही हूँ। पी जो डिपार्टमेंट है वो कितने यूनिट्स बनाता है 3000 यूनिट्स बनाता है। तो 3000 यूनिट्स बनाने के लिए अगर एक यूनिट 5 रुपए में बनता है तो 3000 यूनिट्स बनाने का मटेरियल का खर्चा कितना 5 रुपए। ये मटेरियल जो मैं मटेरियल यूज करती हूँ। अच्छा प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, जब मैं प्रोसेस कर रही हूँ तो मशीन का खर्चा, लेबर का खर्चा, सो 10 पर यूनिट। सो 10 is per unit, how much it would be for 3000 units, cross multiply. Annual fixed cost is already 30,000 given. Yes, 30,000. Annual fixed cost वो 60,000 दिया हुआ है, वो per unit नहीं है। Annual fixed cost, annual means पूरे साल का fixed cost का खर्चा 60,000. So इसमें हमको किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी ने करी हुई है, देखते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है। फिक्स्ड एसेट्स, आप बोलोगे मैम फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट होती है? हाँ बिल्कुल। आप जब कोई कंपनी खोलते हो, कोई बिजनेस खोलते हो, कोई ऑफिस खोलते हो, जब आप उसके लिए फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, सोफा खरीदना, टेबल खरीदना, एयर कंडीशन खरीदना, ठीक है, ऑफिस बनवाते हो, तो वो आपकी एसेट हो जाती है ना। तो एसेट भी तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है ना, आपने बिजनेस को दिया। सो यू वांट एवरीथिंग इन रिटर्न, एवरीथिंग रिटर्न। आपको उसमें से सब कुछ रिटर्न में चाहिए, प्रॉफिट के फॉर्म में। आपने ऑफिस क्यों खोला? प्रॉफिट के लिए। आपने फर्नीचर क्यों रखा? कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स क्या आपको देंगे? प्रॉफिट देंगे। सो अल्टीमेटली फिक्स्ड एसेट्स भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है बिजनेस में। अगर आप बिजनेस को बनाओगे नहीं, ऑफिस नहीं बनाओगे, टेबल चेयर कुर्सी है ये सब रखोगे नहीं, एयर कंडीशन लगाओगे नहीं, ऑफिस खोलोगे कैसे? शॉप खोलोगे कैसे? गुड्स कहाँ रखोगे? डिस्प्ले किधर करोगे? अगर गुड्स रखने की जगह नहीं होगी तो बेचोगे कैसे? कस्टमर आएगा खरीदेगा कैसे? सो फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। सो आपने फिक्स्ड एसेट्स भी इन्वेस्ट करे हुए, पी के 30, क्यू के 40,000, आर के 50,000। सिमिलरली आपके पास कुछ करंट एसेट्स भी हैं जैसे क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सारे मेरे करंट एसेट्स होते हैं। पी के 30,000 है, क्यू के 20,000, आर के 10,000। टारगेटेड आरओआई, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आरओआई, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी अभी मैंने बताया
आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना बिजनेस में, तो आप थोड़ी सोशल सर्विस कर रहे हो। आपने इन्वेस्टमेंट क्यों करी बिजनेस में? क्योंकि आपको बिजनेस में से क्या Profit. चाहिए? रिटर्न्स, प्रॉफिट्स। रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट। टारगेटेड आरओआई मतलब टारगेटेड मतलब डिजायर्ड, जो मैंने सोचा था कि उतना मुझे मिलना ही चाहिए, नहीं तो ओपन करने का बिजनेस कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो मुझे फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स में इतना इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो टारगेटेड आरओआई का मतलब होता है टारगेटेड प्रॉफिट्स, डिजायर्ड प्रॉफिट्स। आरओआई मींस रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। सो पी का कितना टारगेटेड प्रॉफिट है? 20%, क्यू 15%, आर 10%। सो आपको बताना क्या है यहाँ पे? उसने क्वेश्चन क्या पूछा? इतनी सारी इंफॉर्मेशन देकर क्या करना है? करना क्या है? एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, आपको पर यूनिट निकालना है पहली बात तो, अमाउंट में नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वो बोल रहा है। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट द प्रोडक्ट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी टू क्यू, क्यू टू आर एंड आर टू कस्टमर। नीचे लिखा हुआ है बी में, what is the minimum price R should charge to the external customer। मतलब मैं आपको बता दूं, जो जो R चार्ज करता है ना, वही जो R का प्राइस होता है ना, वही कस्टमर को पहुंच जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट उसी रेंज में कस्टमर को दिया जाता है। इज इट क्लियर? और लास्ट में उसने पूछा है, इफ ड्यू टू द कॉम्पिटिशन R कैन सेल द प्रोडक्ट एट 95 रुपीज, शुड कंपनी कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट? अगर 95 रुपीज में ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है कंपटीशन की वजह से, तो क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए ये प्रोडक्ट? मतलब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो भी तो देखना पड़ेगा। ओके, you have your books open. Shall we begin with the solution part now? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So how many columns will be made? Just have a look at this statement. See, statement showing computation of transfer price. First of all, this is the statement of computation of transfer price. Means we have to compute, we have to calculate transfer price. So this statement belongs to the calculation of transfer pricing. Now, how many columns you have to make? See, because we have to calculate per unit, price has to be calculated in the terms of per unit. Therefore, per unit column will also be made. It is not given in the question, but we will make it. Now, how many columns will be made? Particulars, of course, particulars column will be made. Then PQR, 3 columns. But those 3 columns will internally be divided with, these 3 columns will internally be divided into 2 columns. P internally divided into 2 parts, Q internally divided into 2 parts, and R internally divided into 2 parts. Make it quickly. I'm giving you 2 minutes. I'm holding on, and you make draw these lines and let me know. See now, how many columns? Particulars, PQR. So P has been divided into 2 parts again. Left hand side you will write amount, right hand side per unit. Again for Q, amount and per unit. Again for R, amount and per unit. Now, first of all, you need to write the number of units that are produced by each of these divisions. Okay, write down in the particulars column only. I mean in the column of P only. In the bracket, you need to write down 3000 units. आपके पास P जो आपने लिखा है ना P, उसके ब्रैकेट में बाजू में जगह होगी ना, ब्रैकेट में लिखो 3000 यूनिट्स। Q, जहाँ पे आपने कॉलम Q बनाया है, उसके आपके बाजू में बिल्कुल ब्रैकेट में जगह होगी लिखने की, लिखो ब्रैकेट में 2000 यूनिट्स। एंड फॉर R, हाउ मच? R is how much? 1000. 1000. यस, वेरी गुड, 1000 यूनिट्स। मतलब उसकी कैपेसिटी को हमने उधर ही ब्रैकेट में लिख दिया। ये क्यों लिख रहे हैं ना, वो अभी मैं बताऊंगी, ये काम आएगा अपने को, यही तो हेल्पफुल होगा अपने को पर यूनिट निकालने को। मतलब मुझे तो मेन पर यूनिट चाहिए ना, पर जहाँ जहाँ इसने अमाउंट्स दे के रखे हैं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे अमाउंट में से डिवाइड करना पड़ता है क्वांटिटी को। ठीक है, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करूंगी तो पर यूनिट मिल जाएगा। किसी भी पर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 1
किसी भी चीज का 1 फाइंड आउट करना हो ना, चाहे वो 1 यूनिट हो, 1 रुपी हो, 1 कोई भी फाइंड आउट करना है ना, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड। तो डिवाइड करते समय हमको ध्यान क्या रखना है, रुपीज ऊपर और यूनिट्स नीचे। हमेशा रुपीज ऊपर आते हैं, अमाउंट ऊपर आता है न्यूमरेटर में और क्वांटिटी नीचे आती है। सो वी वांट टू फाइंड आउट पर यूनिट, सो अमाउंट ऊपर यूनिट्स नीचे, सो आपको मिल जाएगा पर यूनिट। और अगर आपको 1 से ज़्यादा फाइंड करना होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हमने स्कूल में ऑलरेडी सीखे हुए हैं ये रूल्स, है ना, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग, दैट इज सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट। तो आप भी लिखो मटेरियल कॉस्ट। देखो फॉर्मेट कैसा होता है, मैं ना आपको यहाँ से बता देती हूँ पहले, है ना, आपके लिए भी इजी हो जाएगा फिर। ये देखो, सबसे पहले लिखते हैं जितने भी खर्चे हुए, जितने भी खर्चे, मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा खर्चे और भी कुछ खर्चे हुए तो वो ऐड ऑन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। सारे खर्चे ऐड 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 करोगे ना, आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। मैं फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रही हूँ, पी की। तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे ना। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। टारगेटेड आरओआई इज नथिंग बट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ नहीं होता, ये प्रॉफिट ही तो होता है कि मैंने अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई बिजनेस में तो मुझे 20% रिटर्न्स तो चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज माई टारगेटेड आरओआई, माई प्रॉफिट। तो वो मैं प्रॉफिट ऐड करूंगी, जैसे कहते हैं टारगेट रिटर्न्स। कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपको याद होगा स्कूल में हमने सीखा है सीपी ऐड प्रॉफिट, तो क्या मिलता है, एसपी, सेलिंग प्राइस। पर यहाँ पे वो चीज सेलिंग प्राइस नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का मतलब होता है मार्केट में कस्टमर्स को बेचना। यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस मीन्स पी डिपार्टमेंट क्यू डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहा है प्रोडक्ट। सो देयरफॉर इट इज नॉट नोन एज सेलिंग प्राइस, rather it is known as sell transfer price. Guys, you need to join the meeting again. Less than 1 minute shows to me. So please join the meeting Okay. again.